Alright, let's start over the topic now. आज के टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन, राइट? कंसिडरेशन कंसिडरेशन की क्लास करा रहा। अगर आप लोग अगर आप लोग कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, ये लीजिए, अगर आप लोग कंसिडरेशन का टॉपिक अभी मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। कंसिडरेशन के टॉपिक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आता है और ऐसे क्वेश्चन भी आता है, लेकिन कंसिडरेशन का टॉपिक प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले चार इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं कंसिडरेशन के। चार ऐसे पॉइंट हैं जो कि फंडामेंटल हैं कंसिडरेशन के, जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले ये चार सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट समझ लेंगे, उसके बाद प्रॉपरली टॉपिक शुरू करेंगे। कंसिडरेशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए चार पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये चार पॉइंट याद करने हैं आपको। पहला पॉइंट, जब मैं कंसिडरेशन का टॉपिक शुरू करता हूं तो आप सबसे पहला सवाल मुझसे क्या पूछोगे? सर व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का टॉपिक शुरू कराने से पहले आप मुझसे पूछोगे कि ये कंसिडरेशन होता क्या है, राइट? तो याद रखो, मैंने कल क्या बताया था आपको कि अगर दो पार्टीज को आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कितनी पॉइंट्स प्रूव करने पड़ते हैं? 5। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी एंड इंटेंशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट कौन सा है? कंसिडरेशन। यानी कंसिडरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी पहली चीज क्या बनती है पता चली हमें? कंसिडरेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई? मरीना, मानूर, इब्राहिम, अनम्यूट करो। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा पॉइंट Yes. बोलते हैं कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिव एंड टेक। बोलते हैं कंसिडरेशन का जो टॉपिक है या कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो गिव एंड टेक के ऊपर बेस्ड है। बोलते हैं दोनों ही पार्टीज को एक कॉन्ट्रैक्ट में जो गिव एंड टेक है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी। मैंने आपको बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स और आपने बोला यस। बताओ, व्हाट एम आई गिविंग? द कार। व्हाट एम आई टेकिंग? द मनी। एंड फ्रॉम योर साइड, व्हाट आर यू गिविंग? द मनी। व्हाट आर यू टेकिंग? द कार। तो दोनों पार्टी गिव एंड टेक करनी है कि नहीं करनी? तो इस गिव एंड टेक को निकाला किसने? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? गिव एंड टेक। ये बात समझ आई? ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। नंबर थर्ड पॉइंट Yes, sir. बोलते हैं कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा और आप मेरे लिए कुछ कर दो भाई। तो मैंने कहा डी वांट टू बाय माय कार 500 पाउंड और आपने बोल दिया इस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए क्या करूंगा? गाड़ी दूंगा। आप मेरे लिए क्या करोगे? पैसे दोगे। दोनों पार्टीज एक दूसरे से कोई ना कोई काम जरूर करें, इसको कंसिडरेशन कहते हैं। ये 3 पॉइंट समझ आ गए? लास्ट पॉइंट Yes. बोलते हैं कंसिडरेशन गिव्स द जी सर। कॉन्ट्रैक्ट अ बैज ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। बैज ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। याद है कल मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पूरी डेफिनेशन बताई थी? डेफिनेशन क्या थी? क्या कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट एंड अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट व्हिच इज व्हाट? इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है? कल को कोर्ट में जाओगे और कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला हुआ तो कहाँ जाओ? कोर्ट। और कोर्ट आपके मसले को सॉल्व करके देगा। ये कोर्ट आपके मसले को एंटरटेन करता है। ऐसा मतलब क्या होता है? कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है? इन्फोर्स कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल होता है, इसको इन्फोर्सेबल बनाता कौन है? कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन के बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही ना। कंसिडरेशन आया तो कॉन्ट्रैक्ट बना तो इन्फोर्सेबल हुआ। तो जो बैज ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी है ये कौन देता है? कंसिडरेशन। तो ये बेसिकली कोई खास पॉइंट नहीं है, बल्कि रादर ये कुछ जनरल सी बात है। ये जनरल पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्टरी पॉइंट है कंसिडरेशन टॉपिक के बारे में, जो हर बंदे को पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक, consideration is based on reciprocity, and consideration gives the contract a badge of enforceability. यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई? क्लियर है? Yes. यस।
यस सर। अब हम लोग प्रॉपरली टॉपिक शुरू करेंगे, अब सुनो होता क्या। और ये रेसिप्रोसिटी जरा रिपीट कर। रेसिप्रोसिटी, कुछ मैं आपके लिए करूंगा, कुछ आप मेरे लिए करो। मैं आपको गाड़ी दूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपसे बदले में क्या लूंगा? पैसा। तो तो दोनों ये पार्टी गिव एक एंड दूसरे टेक से में कुछ नहीं ना कुछ आएगा? जरूर करें। गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी इंटरचेंजली भी यूज होते हैं, एक ही बात है तकरीबन, लेकिन दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं डॉक्टर अतिया ने, तो हमको भी यूज करने पड़ेंगे। डॉक्टर अतिया ओके वो है सर। जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इस बारे में। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करने हैं कंसिडरेशन का टॉपिक। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने ये क्या 6-7 बातें बोल दी हैं, फाइनली बताओ व्हाट इज कंसिडरेशन। सर टेल मी व्हाट इज कंसिडरेशन। तो जवाब पता है क्या है इसका, कि बेसिकली कंसिडरेशन एक प्रॉमिस का नाम है। कंसिडरेशन एक वादे का नाम है। दो पार्टी से दरमियान जो वादा होता है वही कंसिडरेशन होता है। ये क्या बात हुई? सुनो, होता क्या है, कंसिडरेशन के सवाल में घूम फिर के एक ही घिसी पिटी कहानी है इनके पास। क्या होता है, एक होती है पार्टी ए और एक होती है पार्टी बी। पार्टी ए पार्टी बी से एक प्रॉमिस करती है, कोई भी चीज का प्रॉमिस करती है, मैं फलां आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो पार्टी बी भी जवाब में उसके साथ क्या करती है, एक प्रॉमिस करती है, चलो भाई मैं भी आपके लिए फलां चीज कर दूंगी। तो कैन वी सी दैट बोथ द पार्टीज हैव प्रॉमिस्ड टू ईच अदर। हमारा इशू क्या होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये प्रॉमिस एक वैलिड कंसिडरेशन बनने के लायक है या नहीं है। देयर विल बी टू पार्टीज, हर सभा में दो पार्टीज होंगी, वो आपस में करेंगी कुछ बातें। उन बातों में पार्टीज एक दूसरे से कोई ना कोई वादा करके बैठ जाएंगी। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वादा वैलिड कंसिडरेशन है या वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। समझाई बात? देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी एक वादा ही तो है। अगर मैं बोलता हूँ डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 और आप बोलते हैं यस, तो मैंने क्या प्रॉमिस किया, आपको गाड़ी देने का, और आपने प्रॉमिस क्या किया, पैसे देने का। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट एक वादे के तो नाम है, प्रॉमिस के तो नाम है। अब सुनो मेरी बात, जब दो पार्टीज कंसिडरेशन के सवाल में क्या होता है, मैंने क्या बताया, दो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए पार्टी बी से वादा करती है कि मैं आपके लिए फलां काम करूंगी, पार्टी बी पार्टी ए से भी वादा करती है मैं भी फलां काम करूंगी। हमारा काम क्या है, चेक करना कि वादा वैलिड कंसिडरेशन है या वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा ये चेक कैसे करते हैं? भाई 4 पॉइंट बता रहा हूं, अगर 4 पॉइंट प्रूफ कर दिया आपने, प्रूफ, तो ये कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, वैलिड। और अगर कंसिडरेशन वैलिड हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, बन गया। फिर वादा पूरा करना पड़ेगा या पूरा नहीं करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इन चारों में से एक भी पॉइंट प्रूव नहीं हुआ, तो प्रॉमिस कंसिडरेशन है या नहीं है, नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो वादा पूरा करने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है। समझ आया आप लोगों को बात? यस। यस अब सर। हाउ टू चेक वेदर अ प्रॉमिस इज वैलिड कंसिडरेशन और नॉट। 4 पॉइंट प्रूफ कर दो। पहला पॉइंट क्या है, एक केस है कुरी वर्सेस मीसा। कुरी वर्सेस मीसा केस क्या बोलता है, चेक बोथ द पार्टीज मस्ट अक्रू अ बेनिफिट एंड सफर अ डेट्रीमेंट। बोलते हैं दोनों ही पार्टी को एक फायदा और एक नुकसान होना लाजमी है। अगर दोनों पार्टी को एक फायदा और एक नुकसान होता है तो कंसिडरेशन वैलिड है, वरना कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। ठीक हो गया? अब साथ साथ करते भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ पार्टी ए और आप हो पार्टी बी। मैंने आपको बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स, और आपने बोल दिया यस। मुझे बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूंगा, कार। और आप क्या प्रॉमिस करो कि आप मुझे क्या दोगे, 500 पाउंड्स। आर बोथ द पार्टीज promising each other yes or no? Yes. We have to check whether यस। this promise is valid consideration or not. How do we check? Prove 4 points and it will become valid. What is the first point? बोथ द पार्टीज मस्ट अक्रू बेनिफिट सफर डेट्रीमेंट, यानी दोनों ही पार्टी को एक फायदा और एक नुकसान होना चाहिए। इस वादे के जरिए दोनों पार्टी को एक फायदा और एक नुकसान होना चाहिए।
सर बताओ नुकसान क्या होगा? पार्टी, बता रहा हूँ ना, पार्टी ए का बताओ इस प्रॉमिस में फायदा, मेरा फायदा क्या है? क्या मुझे 500 पाउंड नहीं मिल रहे? Yes, फायदा यस। sir. है कि नहीं है? मेरा पूरा पूरा बेनिफिट हो गया। लेकिन मेरा यस। नुकसान क्या है, डेट्रीमेंट क्या है? कि मेरे कि पास आप जो गाड़ी गाड़ी है दे वो रहे हैं मुझे देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। सिमिलरली पार्टी बी का बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है? कि उसके पास क्या आ रही है? गाड़ी। गाड़ी और उसका डेट्रीमेंट क्या है? कि उसको क्या देने पड़ेंगे? 500 पैसे। पाउंड। तो क्या हम देख सकते हैं कि एक वादे के जरिए दोनों ही पार्टी को एक फायदा और एक नुकसान जरूर हुआ है? यस और नो? यस। यस। ये तो पहला पॉइंट पास, पहला पॉइंट फेल। पहला पॉइंट। आप अब आता है दूसरा पॉइंट। बोलते हैं द प्रोमिसेस, एक केस आया, केस का नाम है व्हाइट वर्सेस ब्लूट। व्हाइट वर्सेस ब्लूट का केस क्या बोलता है? प्रोमिसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन economic value. Promises based on love, affections, feelings are not valid consideration. यानी promises must be based on some economic value. जो वादा है उसकी कोई पैसों की अहमियत होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता। ठीक है? अगर मैं बोलूं या आपको कोई आकर बोले, अगर आपने अपनी गाड़ी मुझको दे दी तो मैं आपको बहुत पसंद करने लगूंगा, तो पसंद भाड़ में जाए, पैसा दो। राइट? फॉर एग्जाम्पल, बताओ मैंने वादा क्या किया कि मैं क्या दूंगा आपको? अपनी गाड़ी। गाड़ी मुफ्त की होती है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है? गाड़ी इकोनॉमिक मुफ्त होती है, वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू होती है? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आपने प्रॉमिस किया 500 पाउंड देने की, 500 पाउंड की कोई अहमियत होती है? यस, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। बताओ दूसरा पॉइंट पास है कि फेल है? दूसरा पास। पॉइंट भी पास हो गया। पास। अब आता है थर्ड पॉइंट। बोलते हैं एक केस आया थॉमस वर्सेस थॉमस और एक और केस आया चैपल वर्सेस नेस्ले। दोनों केस में क्या बोला है? कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट एंड नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट। इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है रीवो, ठीक है? तो कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट में रीवो कितने की है, जो लेटेस्ट है? रीवो कितने की है भाई? इब्राहिम रीवो कितने की होगी भैया यार? लेट सपोज एक गाड़ी है रीवो, कुछ भी पता ही नहीं, कि आपको जवाब ही नहीं देगा। हेलो गाइस, आप लोगों से वन पूछ रहा पॉइंट हूँ। 1.50। हाँ, सर 1.5 करोड़ की होगी। फॉर एग्जाम्पल नई रीवो है 1.5 करोड़ रुपए की। राइट? अब ये क्या है इस गाड़ी की? मार्केट वैल्यू। कोई भी चीज होती है, आईफोन 16 प्रो मैक्स कितने का है? 6 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या है कि हर चीज की मार्केट में एक वैल्यू होती है। 100 500 गज का घर जो होता है क्या माने राहत में 15 करोड़ रुपए का है, तो ये क्या है? मार्केट वैल्यू है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या बोलता है? द कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट, नीड नॉट बी एडिक्वेट। बोलता है कि अगर कोई बंदा अपनी चीज मार्केट वैल्यू से महंगी बेचता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंसिडरेशन वैलिड है। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी चीज मार्केट वैल्यू से सस्ती बेचता है तब भी फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन फिर भी वैलिड है। तो एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक वैल्यू है, हमको कोई मसला नहीं है। चैपल वर्सेस नेस्ले केस के अंदर द रैपर्स, चिप्स खाते हो रैपर, द रैपर्स वर कंसिडर्ड टू बी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल। यानी अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी मैं 1 रुपए में खरीद लूं तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन है? यस, इवन 1 रुपीज विल बी वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज 1 रुपीज हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। तो बोलते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मीट द मार्केट वैल्यू, एनीथिंग कैन बी सोल्ड फॉर अबव और बिलो द मार्केट वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया? समझ आ गया? सर इसको फिर से यस। सफिशिएंट क्या आगे? भाई इसका मतलब है कि महंगी या सस्ती चीज बेचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी कितने की बेची है? 500 पाउंड की। मार्केट में वैल्यू थी इसकी 5 मिलियन पाउंड। कोई फर्क पड़ता है इस बात से? नो गाइस, सर। नहीं। नहीं। कंसिडरेशन पे भी वैलिड है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। बोलते हैं
कि कोई भी अगर प्रॉमिस को वैलिड कंसिडरेशन बनाना है तो पहले पार्टीज को बैठ के एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और प्रॉमिस करना पड़ेगा. So first the parties sit and they promise कि we'll do this और हम ये करेंगे. Once the promise is done, then you act upon it. Then you execute the promise. तो पहले promise और बाद में act. तो पहले promise बाद में act. क्लियर है यहाँ की बात? Yes, sir. प्लीज दोबारा यानी पहले समझाना. बैठो Promise then act. पहले बैठो और पहले बात करो. हाँ भाई गाड़ी कितने की है क्या है, पहले बैठे बात करी, डील डन करी, प्रॉमिस किया, तो उसके बाद जाके उस प्रॉमिस को एक्ट आउट करो, एग्जीक्यूट करो. ठीक. अब मुझे बताओ बेनिफिट डेट्रीमेंट था कि नहीं था? दोनों फायदे को, दोनों पार्टी को एक नुकसान और एक फायदा था. यस. Yes. इकोनॉमिक वैल्यू थी कि नहीं थी? Yes. यस. Yes. सफिशिएंट नीड नॉट बी एडिक्वेट. सस्ती बेची कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बैठ के बात करी उसके बाद गाड़ी बेची है. चारों पॉइंट प्रूफ हो गए. बताओ ये जो है कंसिडरेशन वैलिड है नॉट वैलिड है? Valid. वैलिड है. क्योंकि Valid. कंसिडरेशन वैलिड हो गई तो दोनों पार्टी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब पार्टी वादे से मुकर नहीं सकती, पूरा करना ही करना पड़ेगा. अब मुकर गए तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच. क्लियर है यहाँ तक? Yes. सर मतलब Yes. प्रॉमिस करना है और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करना है. बिल्कुल. जो प्रॉमिस की है बात, फिर उसके बाद उसको पूरा करना है. ठीक है. अब सुनो मेरी बात. ये 4 पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं जनरल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन. ये 30% आपका टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया. 30%. इन 4 पॉइंट को जनरल रूल ऑफ, जब भी दो पार्टी दूसरा वादा करें, बेसिक रूल ऑफ थंब क्या है? ये 4 पॉइंट चेक कर लो बस. 4 पॉइंट होंगे कंसिडरेशन वैलिड, वरना नहीं होगी वैलिड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नहीं, देयर इजंट. तो मैंने, अच्छा यहाँ पर मैंने 4 केस बताए, आपको 3 केस बताए हैं. मैंने बताया आपको कुरी वर्सेस मीसा, बेनिफिट डेट्रीमेंट. ठीक है. वाई वर्सेस लूट, इकोनॉमिक वैल्यू. एंड थॉमस वर्सेस थॉमस एंड चैपल वर्सेस नेस्ले फॉर सफिशिएंट नीड नॉट बी एडिक्वेट. ये 4 पॉइंट के, ये 4 केसेस हैं. 4 केसेस आप लोग याद कर लो. ये केसेस के बगैर आपको मार्क्स नहीं देंगे. आगे चलते हैं. अब सुनो, ये पहला मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया. अब आ जाओ दूसरी प्रिंसिपल पर. इसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? अभी जो 4 पॉइंट बताए हैं उसके लास्ट पॉइंट क्या था? बोलिए. पहले Promise promise. then act. कि भाई पहले आप लोगों को बैठ के प्रॉमिस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रॉमिस को क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. नए स्टूडेंट कौन है? कोई? शमसा मुनीर, अनम्यूट करो. पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा, उसके बाद एक्ट करना पड़ेगा. राइट. अब मैं आपको बात बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि बुक में भी इस्तेमाल हुई है. फॉर एग्जाम्पल मेरा घर ये है और आपका घर मेरे बराबर में है. हम लोग कौन है? नेबर हो गए. मैं अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाता, मेरी गाड़ी गंदी रहती है, मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है. आप सुबह उठी, आपने अपनी गाड़ी धो दी, साफ कर दी. आपने देखा सर की गाड़ी ये भी बड़ी गंदी हो रही है. एज अ नाइस जेस्चर, बिकॉज यूर अ गुड पर्सन, आपने मेरी भी गाड़ी धो दी, साफ कर दी. ठीक है. बताओ, यू वॉश्ड माई कार. हुआ क्या? थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया, मैंने कहा गाड़ी कैसे साफ की मेरी? आपने बोला सर मैंने की है. मैंने कहा आप तो बड़ी अच्छी इंसान हो यार, यूर सच अ नाइस पर्सन, आई एम सो हैप्पी विद यू. अभी तो मेरे पास पैसे पड़े हुए नहीं है, बट मैं शाम में ऑफिस से वापस आऊंगा ना, तो मैं आपको 500 पाउंड दूंगा. क्या बोला? वॉश करने के बदले में क्या दूंगा? 500 पाउंड दूंगा. शाम में मैं घर आता हूँ, आप बोलते सर पैसे, आपने वादा किया था दोगे. मेरा मूड खराब था, मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा. बताओ, क्या मैं प्रॉमिस करके मुकर गया हूँ? आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू 500 पाउंड. राइट. अब चेक करना है क्या ये प्रॉमिस वैलिड कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा. इसमें एक गड़बड़ है. आपने पहले गाड़ी मेरी कर दी वॉश, तो आपने क्या कर दिया? पहले एक्ट. फिर मैंने बोला मैं 500 पाउंड दूंगा, तो ये क्या मैंने कर दिया? प्रॉमिस. Promise. कंसिडरेशन को वैलिड करने के लिए क्या करना था? पहले प्रॉमिस करना था, फिर उसको ऐड करना था. आपने क्या कर दिया? उल्टा. पहले एक्ट हुआ, फिर प्रॉमिस हुआ. करेक्ट.
यहाँ पे Yes. पहले प्रॉमिस हो और फिर एक्ट हो, तो पहले पहले एक्ट हो फिर प्रॉमिस हो, ऐसे प्रॉमिस को बोलते हैं पास्ट Past consideration. कंसिडरेशन। Consideration. पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। और दो केस है, एक केस का नाम है रीमकार्डन एंड रॉस्कोला वर्सेस थॉमस। रीमकार्डन एंड रॉस्कोला वर्सेस थॉमस, ये दो केस है। ये दोनों ही केस क्या बोलते हैं, रीमकार्डन एंड रॉस्कोला वर्सेस थॉमस क्या करते हैं, जनरल रूल निकालते हैं पास्ट कंसिडरेशन का, और बोलते हैं कि भाई पास्ट कंसिडरेशन इज बेसिकली नॉट वैलिड कंसिडरेशन। खत्म बात। यानी पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है या वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं है। नहीं है। नहीं है। यानी वादा करने के बावजूद भी अगर आप वादा पूरा ना करो तो ये मसला है कि नहीं है? कोई भी मसला नहीं है। वादा कर लिया, अगर वो वैलिड कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। वादा करके फुल टाइम मुकर जाओ, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? Yes. Yes. अब पास्ट कंसिडरेशन से कुछ इशू भी हो गया। क्या इशू हो गया इसके बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमना है बैठी हुई है यहाँ पर, हमना जेंडर जाती हैं आप, ठीक है। हमना जो है ईस्ट स्ट्रीट पे गई जेंडर्स, जेंडर्स जो लोग लाहौर और दूसरी जगह से हैं, इट्स अ रेस्टोरेंट इन कराची विच पीपल ओवर लव टू गो टू फॉर नो रीजन बिकॉज इट्स नॉट नाइस। एनीवेज, आप लोग जेंडर्स गए, ठीक है। जेंडर जाकर हमना ने ऑर्डर किया एक कैलमारी, एक रेसबेरी बीफ स्टेक, एक आपने किया पार्मेजान चिकन और एक बाबर्स पास्ता। चार चीजें आपने ऑर्डर कर दी और आप दोस्तों के साथ गई थी तो और भी चीजें खाने वाले, मतलब ऑर्डर किया, खाना आया और आपने खाना खा लिया। हमना गई रेस्टोरेंट में, हमना ने वहां पर खाना ऑर्डर किया, वो खाना आया, हमना ने खाना खा लिया। अब वेटर आता है बिल लेकर, हमने कहा कितना बिल हुआ भाई? वेटर बोलता है कि भाई ये बिल हो गया आपका 10,000 रुपए का। हमने पैसे चेक किए तो हमने कहा ऐसा पैसे ही नहीं थे। लेकिन हमने ने आज पास कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ा है। हमना क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो वेटर, आप वहां से लेकर आए मेरे लिए खाना, ये आपने क्या कर दिया? एक्ट। मैंने बोला मैं पैसे दूंगी, ये क्या कर दिया मैंने? प्रॉमिस। पहले एक्ट बाद में प्रॉमिस क्या होता है? पास्ट कंसिडरेशन। रीम कार्डर और रसगुल्ला क्या बोलते हैं, जेंडर रूल वैलिड और वैलिड? नॉट वैलिड। पैसे दूंगी नहीं दूंगी, पैसे नहीं दे रही, जाओ। लीगली सही बोल लिया गलत बोल लिया? बिल्कुल सही बोल लिया। लॉ तो यही है ना भाई, पास में वैलिड नहीं है। तो वो चले गई, फिर हम ना वहां से आगे गई बाल कटवाने, नबीलास ई स्ट्रीट पे आगे चले गई। नबीला चले गई बाल कटवाने, वहां पर गई, बोलती है भाई बाल बाल काट दो, बाल कटवा दिए। बिल आया 40,000 रुपए का, ठीक है। फॉर दोज मेन हु विल गेट मैरिड लेटर विल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इट, बट 40 नबीलास वेरी, ठीक है। So you get a goddamn stupid haircut. It does not even look like a haircut, by the way, guys. It just looks like it's not nothing. Yeah. So they get a haircut. So she goes to Nabila's salon. She got a haircut. जब हेयर कट हो गया फिर बंदा आया बिल लेके, मैडम ये ले 40,000 रुपए का आपका बिल है। तो इसने क्या बोला, मेरी बात सुनो, पहले तुमने बाल काट दिए, क्या हो गया? एक्ट। बाद में बोला पैसे दूंगी, ये क्या हो गया? प्रॉमिस। तो पहले एक्ट बाद में प्रॉमिस क्या होता है? पास कंसिडरेशन। रिम कार्ड रसगुल्ला क्या बोलता है? जेंडर रूल वैलिड नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। पैसे देगी नहीं देगी? नहीं देगी। बात समझ आई? डोंट यू थिंक द रेस्टोरेंट एंड द सैलून डिजर्व द मनी? Yes. Yeah, they इट did. डिड। Yes. लेकिन जनरल रूल के तहत एक कमर्शियल डिफिकल्टी शुरू हो गई। जो लोग डिजर्व कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिलने भाई। तो क्या किया हमने, जनरल रूल की एक गुंजाइश निकाली, यानी एक्सेप्शन निकाली। एक्सेप्शन निकाली। एक केस है, उस केस का नाम है पाओ ऑन लाओ। एक केस उसका नाम है पाओ ऑन लाओ, पूरा नाम है पाओ ऑन लाओ मिंग योंग, चाइनीज बंदा था। पाओ ऑन लाओ केस के अंदर क्या हुआ, वो बोलते हैं अगर के आपने
पावन लॉ क्या बोलता है? हम मानते हैं पास कंसिडरेशन एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल वैलिड नहीं होती, मानते हैं हम। लेकिन अगर क्या आपने 3 पॉइंट प्रूव करा दिए, 1 2 3, तो पास कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन बन जाएगी। पॉइंट नंबर 1, that the act was done on promisor's request. Act was done on the promisor's request. यानी जो भी बंदे ने एक्ट किया था वो उसने खुद से नहीं किया, आपने उसको बोला था कि भाई एक्ट करो। बताओ, वेटर जो खाना लाया था खुद से ले आया था या इसने ऑर्डर किया था? ऑर्डर किया था। तो was the act, yes, so was the act on the promise request? Yes, पहला पॉइंट पास। दूसरा पॉइंट, there must be an implied understanding of payment. ये बात अंडरस्टूड है कि जो भी काम करवाया जा रहा है उसके पैसे लगते हैं, मुफ्त में नहीं होता। अगर मैं बोलूं मेरे घर पे आए खाना खाने के लिए, आई वुड लव टू इनवाइट यू फॉर डिनर, आप आए खाना खा के, आपका खाना बहुत अच्छा था, मैंने खाना तो अच्छा था, पैसे निकालो। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, गेस्ट घर पे आते हैं खाना खाने, तो गेस्ट से पैसे नहीं मांगते। लेकिन रेस्टोरेंट पे जाओगे तो अंडरस्टूड सी बात नहीं है, पैसे मांगेगा भाई रेस्टोरेंट। Yes. Right? So was it an understanding of implied understanding of payment? Yes. दूसरा point pass. Third point, there must be a complete act and clear promise. कंप्लीट एक्ट एंड क्लियर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? अगले बंदे ने काम पूरा किया, मुकम्मल किया, और आपने क्लियरली उससे वादा किया। अगर ये सारे पॉइंट प्रूव हो गए तो पास कंसिडरेशन को जबरदस्ती वैलिड बना देंगे और पैसा देना पड़ेगा। फिर बताओ, क्या कंप्लीट काम किया था, बाल कंप्लीट काटे थे, पैसे कंप्लीट दिए थे? यस। क्लियरली प्रॉमिस किया कि मैं बिल देता हूँ? यस। तीनों पॉइंट पास हो गए। अगर ये तीनों पॉइंट पास हो जाए तो फिर बताओ हमारे केस में जनरल रूल लगेगा या एक्सेप्शन लगेगा? एक्सेप्शन लगेगा। एक्सेप्शन के तहत कंसिडरेशन वैलिड नॉट वैलिड? कंसिडरेशन में बिकम वैलिड, पैसे देने पड़ेंगे। समझा? ये 60% आपका कंसिडरेशन का टॉपिक हो गया। तेरी एक एक्सेप्शन एक थोड़ा सा रिपीट कर दे प्लीज। If a person does an act first which is followed by a promise, then that is called past consideration. The general rule is set out in the case of Raskolov and Thomas and Green McCarthy case, which basically says that past consideration is not valid consideration. However, in the case of Power now, an exception was made to this rule, where if 3 points are met, then the general will not apply and exception will apply. And according to the exception, even past consideration will become valid and the person will be obligated to pay the money. Exceptions 3 points are: number 1, that the act was done on the promisor's request, कि अगले बंदे ने जो काम किया था वो खुद से नहीं किया, आपने बोला था करो। Number 2, there must be an implied understanding of payment, जो भी उस बंदे ने काम किया है अंडरस्टूड सी बात थी कि उस काम के पैसे लगते हैं भाई, कमर्शियल लेवल में काम हो रहा है, घर की बात नहीं है। एंड थर्ड, कंप्लीट एक्ट एंड क्लियर प्रॉमिस, अगले बंदे ने जो काम किया कंप्लीट किया है और आपने क्लियरली प्रॉमिस किया है तो पैसे बनते हैं। जी, जिसे सवाल पूछना समझ आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, लेट्स गो, आगे चलते हैं। अब हम ये एक हम लोगों ने किया कॉन्सेप्ट जनरल रूल ऑफ कंसिडरेशन। अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे उसके बाद हम लोगों ने किया पास कंसिडरेशन। तो ये 2 रूल्स हम लोग कर चुके हैं कंसिडरेशन टॉपिक का। थर्ड जो रूल पूरे लगे कंसिडरेशन के टॉपिक का, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। Don't you think this is easier than offer acceptance though? Yeah. It is. एग्जिस्टिंग ड्यूटीज थर्ड कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर। और एग्जिस्टिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता है? बोलते हैं इसके अंदर 4 किस्म की और टाइप्स होती हैं। एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिस, और एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी बाद में है, towards the promise, or existing duty under the law.
ठीक है, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स टू पे डेट, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो ये 4 किस्म की एग्जिस्टिंग ड्यूटी होती है। अगर ये फर्स्ट वाली समझ जाओगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, बड़ी इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी 3 इजी हो जाती है। अब सुनना मेरी बात, इसके बाद सिर्फ एक और कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस की स्टॉप है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक। अब सुनना मेरी बात बड़ी गौर से। एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसर, आसान करके बताता हूँ, सुनना। अगर मैं हूं पार्टी ए और अगर आप हो पार्टी बी, और मैंने आपके साथ क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपकी क्या मांगी है, सिर्फ सर्विसेज। और कौन सी सर्विस मांगी है, सर्विस ए। कौन सी सर्विस मांगी है, सर्विस ए। और मैंने बोला है कि सर्विस ए के मैं कितने पैसे दूंगा, 10,000 पाउंड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो बोलते हैं जब 2 पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए सर्विस के, तो बताओ सर्विस ए के कितने पैसे बनते हैं, 10,000 पाउंड। अगर पार्टी बी बोलती है कि मुझको एक्स्ट्रा 5,000 पाउंड दो, और 5,000 पाउंड के बदले में मैं वही काम करूंगी जो मैं काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी पार्टी बी, सर्विस ए दे रही थी, और अभी एक्स्ट्रा जब 5,000 पाउंड मांग रही है, इसमें क्या काम करेगी, सर्विस ए ही देगी। तो क्या हमें नजर आ रहा है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आई जिसके ना पैसे तय हो गए और सर्विस तय हो गए। अब पार्टी बी Yes. सेम काम सेम सर्विस, सर्विस बी दे रही है, सर्विस ए की ही बात कर रही है, सर्विस ए की ही बात कर रही है। सर्विस ए के 10,000 तय हो गए थे, तो कितने देने चाहिए, 10। लेकिन ये बोलते हैं सर्विस ए 10 में दे रही थी, लेकिन सर्विस ए ही दूंगी, लेकिन मुझे कितना दो, 15,000 दो, टोटल 5,000 एक्स्ट्रा दो। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसर। एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसर का मतलब क्या होता है कि जब एक पार्टी 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए जहां पर सर्विस और पैसे तय कर दिए जाएं, फाइनल हो जाएं, तो जो बंदा सर्विस दे रहा है अगर कि वो एक्स्ट्रा पैसे मांग ले वो सेम काम के जो उसको ऑलरेडी करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसर बोलते हैं। ये बात समझ आई। Yes. Yes. And this is a contractual obligation. 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, पैसे तय हो गए, काम तय हो गया। अब जितने पैसे बोले हैं उतना ही पैसा दूंगा ना भाई, और जो काम बोला उतने पैसे में वही काम करना है ना भाई। लेकिन आप काम वही कर रहे हो लेकिन पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसर बोलेंगे। अब इसमें एक केस आया है, 2 केस आया है। एक है स्टिल्क वर्सेस मारिक एंड हार्डी वर्सेस पॉन्सॉनबी। स्टिल्क वर्सेस मारिक एंड हार्डी वर्सेस पॉन्सॉनबी क्या बोलते हैं कि अनलेस एंड अंटिल डन समथिंग कंसिडरेबली एक्स्ट्रा, कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। इसका मतलब यह है कि अगर जो दूसरी पार्टी है अगर कि वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रही है और उस एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है तो जायज है, फिर तो उसको वो पैसे दे दो। लेकिन अगर पार्टी बी एक्स्ट्रा काम कोई नहीं कर रही है तो कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कि पार्टी बी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है और उसने एक्स्ट्रा पैसे मांगे और तुमने वादा भी कर दिया, फिर भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलिड ही नहीं होता तो देने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई हुरिया? Yes, sir. Yes, sir. अभी रुको, अभी समझाऊंगा मजीद। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी तुम्हें जरा फाउंडेशन लेके है। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल हुरिया कुछ सवाल पूछे था आपने? कुछ नहीं पूछा सर। ठीक ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं पार्टी ए और आप लोग हो पार्टी बी, आप सब एक पार्टी बी,
और मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो उसकी छत टूट गई है, ठीक है, और मुझे इसकी छत बनवानी है। तो मैं हूं पार्टी ए और ये पार्टी भी हमना है, ठीक है। तो मैंने हमना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमना, इफ यू फिक्स माई रूफ आई विल गिव यू 10,000 पाउंड्स। उसने कहा डन। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं? 10,000 पाउंड देने हैं। इसके बदले में हमना सर्विसेज क्या देगी? शी विल फिक्स द रूफ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पता है कब बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बना है 1 जनवरी को। और कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या लिखा हुआ है कि 30th जैन तक रूफ क्या हो जाएगी? फिक्स। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज माय ड्यूटी? टू गिव व्हाट? 10,000 पाउंड्स। बट व्हाट इज हमना's ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? व्हाट इज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी? टू फिक्स द रूफ। रूफ रेनोवेट करें कब तक? 30th जैन तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 30 जैन तक नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रीच। सही बात। अब हुआ क्या? 1 जनवरी को हमना ने काम शुरू किया और 15 जनवरी तक हमना ने काम बड़ा अच्छा किया। लेकिन 15 जनवरी के वक्त हमना को नजर आया कि उमर खान तो बड़ा अमीर आदमी है, इससे और पैसे निकालो। तो इसने क्या बोला? उमर खान मैं आपका काम नहीं करी, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा भाई ये 30 जनवरी तक रूफ फिक्स करके दो। 30 जनवरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है मुझे? क्योंकि 30 जनवरी को मेरे इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन है और मैंने लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो जरूरी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू फॉर द रूफ टू बी फिक्स्ड बाय 30th, राइट? तो आपने 15 जनवरी को देख लिया कि मेरी मजबूरी है, मुझे इनॉग्रेशन करानी है और मैं अमीर भी हूँ। तो आपने बोला भाई मैं जा रही हूँ, मैं रूफ फिक्स नहीं कर रही। मैंने कहा क्यों? आपने बोला उमर खान अगर तुमने मुझे एक्स्ट्रा 5,000 पाउंड दिए तो मैं 30th को रूफ फिक्स कर दूंगी, अदरवाइज आई एम गोइंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अब मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुम रूफ फिक्स कर दो। डिड आई मेड अ प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल गिव यू 5K एक्स्ट्रा? यस। आप खुश? आपने रूफ फिक्स कर दी, 30 को रूफ फिक्स हो गई, मेरी इनॉग्रेशन भी हो गई, वेरी गुड। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने कितने पैसे दिए? 10,000। आपने कहा एक्स्ट्रा 5,000, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। अब इश्यू क्या है? क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि ये 5,000 एक्स्ट्रा देने हैं या 5,000 एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। बताओ क्या दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आई थी? यस और नो? यस। कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पैसे कितने थे? 10,000। आपकी सर्विस क्या थी? रूफ फिक्स करना 30th को। 10,000 में आप मेरा क्या काम कर रही थी? फिक्सिंग द रूफ ऑन द 30th। अब जब आप 5,000 एक्स्ट्रा मांग रही हैं, अभी कोई एक्स्ट्रा काम कर रही है या उसी कॉन्ट्रैक्ट में सेम काम के एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हैं? सेम काम। Same. इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रोमिसर बोलते हैं। अभी समझ आई आप लोगों को बात? Yes, sir. Yes. अब इसका जनरल रूल क्या बोलता है? स्टिल पर्सन बारे, unless and until done something extra, consideration is not valid. It is not valid. यानी अगर एक्स्ट्रा काम नहीं किया तो वैलिड नहीं है। कोई एक्स्ट्रा काम किया आपने? नहीं, वैलिड नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। पैसे देने या नहीं देने? नहीं देने। वादा करने के बावजूद पैसे नहीं देने। एवरीवन अनम्यूट, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yes, sir. यस सर। ये तो मैंने डिटेल में बता दिया। Yes, sir. अगर मैं वन लाइनर बोलूँ तो क्या बोलूंगा? एक दफा पैसे तय हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में तो उतना ही देना, उससे ज्यादा मांग नहीं सकते। अगर मांगे तो एग्जिस्टिंग ड्यूटी बोलते हैं उसको, ठीक है? So you should only do the duty लेकिन you're contractually obligated to do unless yes, the yes, if you do anything more then you can ask for money, okay. ठीक है? फिर वो जायज है ना भाई। यार अगर आप बोलती इकोनॉमिक वाली होल्ड करती है या फिर उसके अलावा भी हो सकती नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कॉन्ट्रैक्ट में इकोनॉमिक वैल्यू चाहिए। अच्छा ये जनरल रूल है ना, अभी मैं ये जनरल रूल बताया ना मैंने,
कि unless and until done something extra, consideration is not valid. इस जनरल रूल की क्या निकाली है? एक एक्सेप्शन निकाली है. एक्सेप्शन क्या बोलती है? एक केस है स्टिल्ट वर्सेस मारिक, नहीं, विलियम वर्सेस लॉफी ब्रदर्स. एक केस है विलियम वर्सेस लॉफी ब्रदर्स. वो क्या बोलता है कि हम मानते हैं कि एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रोफेसर वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट प्रूव करा दिए देन वी विल मेक इट वैलिड और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. नॉर्मली तो एग्जिस्टिंग ड्यूटी वैलिड होती है कि नहीं होती? नहीं होती. लेकिन एक एक्सेप्शन है विलियम वर्सेस रॉफी ब्रदर्स में, जो क्या बोलता है अगर 2 पॉइंट प्रूव करा दिए तो कंसिडरेशन विल बिकम वैलिड. पहला पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिकल बेनिफिट. दूसरा पॉइंट, देयर मस्ट बी नो इकोनॉमिक ड्यूरेस. बोलते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट होना चाहिए और इकोनॉमिक ड्यूरेस नहीं होना चाहिए. और सवाल ये कि प्रैक्टिकल बेनिफिट होता क्या है? बोलते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट इज एनी एडिशनल बेनिफिट accrued to the promisor by the completion of contract. बोलता है अगले बंदे ने जो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करके दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने से आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने से कोई भी एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है तो उस एक्स्ट्रा फायदे को प्रैक्टिकल बेनिफिट कहा जाता है. अगर 30 जनवरी तक मेरी रूफ कंस्ट्रक्ट हो जाए तो रूफ इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग टू हैव, ऑब्वियसली शेल्टर है. लेकिन 30th जनवरी को ही हो जाए तो एडिशनल फायदा क्या हो पाएगा कि मैं अपनी इनॉग्रेशन रख पाऊंगा यहाँ पर. सो माय इनॉग्रेशन बिकम्स व्हाट? अ प्रैक्टिकल बेनिफिट. बताओ हमारे केस में प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि नहीं है? है. तो पहला पॉइंट पास फेल. पहला पॉइंट पास. ये बात समझ आई? Yes. अयान, Yes, sir. practical benefit is any additional benefit given to the promisor by the completion of contract. तो पहला पॉइंट पास. लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी नो इकोनॉमिक ड्यूरेस. देयर मस्ट बी नो इकोनॉमिक ड्यूरेस. इकोनॉमिक ड्यूरेस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ड्यूरेस का मतलब होता है बदमाशी. बदमाशी मतलब कि अगले बंदे ने आपसे जबरदस्ती पैसे निकालने की कोशिश नहीं की हो, बदमाशी नहीं की हो. ड्यूरेस मतलब फोर्स नहीं किया. इकोनॉमिक ड्यूरेस की डेफिनेशन क्या है ये बताता हूँ. वेयर द प्रोमिसी यूजेस देयर सुपीरियर इकोनॉमिक पोजीशन टू पुट अनफेयर प्रेशर ऑन द प्रोमिसर. जहां मुझे पता है कि आप योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, जहां मुझे पता है कि आप मजबूर हो और मैं आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाऊं और एक्स्ट्रा पैसे मांगू, तो इसको इकोनॉमिक ड्यूरेस कहते हैं. इसको बदमाशी कहते हैं. क्या हमना को पता था कि मेरी इनॉग्रेशन होनी है? यस. हमना को ये भी पता है कि अगर आज हमना भाग गई इतने कम टाइम में दूसरा बंदा मैं नहीं ढूंढ के ला सकता मेरी रूफ फेस करने के लिए. हमना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा के बोलती है एक्स्ट्रा पैसा दो. तो क्या इकोनॉमिक ड्यूरेस किया हमना ने? नहीं किया. किया. Yes. ठीक है. इकोनॉमिक ड्यूरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था. हमारे केस में है. तो दूसरा पॉइंट पास हुआ फेल हुआ? फेल हुआ. तो हमारे केस में एक्सेप्शन लगी नहीं लगी? नहीं लगी. जब एक्सेप्शन के दोनों पॉइंट प्रूव ही नहीं हुए तो जनरल रूल ही लगेगा और कंसिडरेशन फेल. एक्सेप्ट देने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? समझ आई बात? Yes. Sir, exception को overview दे दें sir. So basically, there's a case called William versus Lawford Brothers, which stipulated that if 2 points are met, then the exception will be applicable and the general rule will not applicable. Under exception, a practical benefit must be present along with and along with there must be no economic duress in the case. Practical benefit is any additional benefit accrued to the promisor by the completion of the promise or the contract. In our case, we can clearly see that if the roof is constructed by the 30th of January, and Omar Khan can get an additional benefit of the roof by hosting the inauguration at his institute. Therefore, this first point is being met. The second point is that there must be no economic duress. Economic duress is when the promisee uses their superior economic position to put unfair pressure on the promisor and ask for additional money. We can see that Hamna was well aware of the fact that Umar Khan will not be able to get another person to fix the roof in the given time, and he is desperate. Therefore, she stated that either pay me more or I'm going.
Therefore, this looks like she's pressurizing Umar Khan to get more money out of him. Hence, there is an economic duress in the case present. While there must have been no economic duress for the exception to be applicable. Since the second point is not being met, exception will not apply and consideration will remain invalidated. And Umar Khan does not have to pay an additional amount. समझ आई? Yes. Yes. इस तरह करके कुछ आंसर में आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है. ऑलराइट गाइस, अभी मैंने जो एग्जांपल दिए उसमें इकोनॉमिक ड्यूरेस पास हुई थी, फेल हुई थी, बताओ. उसमें फेल हुई है ना. अब जो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें पास करके बताता हूँ, मतलब अगर सवाल दोनों का आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए. अब एक एग्जांपल दूंगा जहां पर मैं पास करके बताता हूँ. एवरीथिंग सेम, शुरू करते हैं जीरो से. सुनो, मैं उमर खान, ये हमना, मैंने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया. कौन कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 30 जनवरी को ये क्या करेगी, मेरी रूफ फिक्स कर देगी. ठीक हो गया. कितने में? 10,000 पाउंड में. कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया. Yes. अब होता क्या है कि 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक इसने बहुत अच्छा काम किया. गुड पर्सन डूइंग प्रॉपर वर्क, फाइन. लेकिन हुआ क्या, 15 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक कराची के अंदर हैवी रेनफॉल हो गई. हैवी रेनफॉल. अब इस हैवी रेनफॉल की वजह से क्या ये रूफ का जो कंस्ट्रक्शन का काम था ये चलेगा, रुक जाएगा? रुक जाएगा. तो 10 दिन तक ये कंस्ट्रक्शन का काम क्या हुआ, रुक गया. और क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, ऑब्वियसली रूफ नहीं बन पाई. 25 को इसने काम रिज्यूम किया. अब मुझे बोलती है सर हमारी बात होती 30 जनवरी तक की, लेकिन आई एम सो सॉरी 30 जनवरी तक वो रूफ कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी 10 दिन. मैं मना नहीं कर रही कि मैं रूफ ठीक करूंगी नहीं करूंगी, आई विल फिक्स द रूफ, लेकिन अब 30th को नहीं, कम से कम 5th फरवरी तक कंप्लीट हो पाएगा. मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो इनॉग्रेशन करनी है, अनाउंस कर दिया, तैयारी हो गई है, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, कुछ करो. बोलती है सर एक तरीका है. मैंने कहा क्या तरीका है? बोलते हैं अगर हम एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लें तो हम लोग फिर डे में भी काम कर सकते हैं और नाइट में भी काम कर सकते हैं, उससे हम लोग 30th को रूफ कंस्ट्रक्ट कर देंगे. तो मैंने कहा फिर पूछ क्यों रही हो, करो. बोलते हैं सर एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी. मैंने कहा कितने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे? तो क्या बोली, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे कितने, 5,000 पाउंड्स. मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं, आई विल गिव 5,000 पाउंड्स. डिड आई प्रॉमिस दैट आई विल पे 5K एक्स्ट्रा? यस. हमने ने एक्स्ट्रा लेबर हायर करी और उन लोगों ने डे में भी काम किया, रात में भी काम किया, और 30 जनवरी को रूफ कंस्ट्रक्ट हो गई. मेरी इनॉग्रेशन भी हो गई. अब पैसे देने की बारी आई तो मैंने सिर्फ कितने पैसे दिए, 10,000 पाउंड्स. उससे बोला बाकी के 5,000 पाउंड. तो मैंने क्या बोलना है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मैंने बोला था कि 30 जनवरी तक रूफ फिक्स कर देना. तुमने अभी भी क्या किया है बताओ, अभी क्या किया है? 30 जनवरी को रूफ फिक्स किया है. कुछ एक्स्ट्रा काम किया कि नहीं किया अयान? कोई भी काम नहीं किया. तो और आप 10,000 के अंदर रूफ फिक्स कर रहे थे 30th में, अभी भी रूफ फिक्स किया 30th में, कोई एक्स्ट्रा काम किया ही नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो. तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड द प्रॉमिस ऑन. और जनरल रूल क्या बोलता है, unless and unless done something considerably extra, consider valid or not valid. तो जनरल रूल के तहत पैसे दूंगा नहीं दूंगा? नहीं दूंगा. एग्जाम में क्या लिखोगे, वी नोट दैट हमला वाज ऑलरेडी अंडर एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू फिक्स द रूफ फॉर 10,000 पाउंड. नाउ दैट शी इज आस्किंग फॉर एडिशनल मनी, वी क्लासिफाई द सिचुएशन टू बी एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड द प्रॉमिसर. According to the general rule set out in the case of Still versus Marek and Hartley versus Masonby, when a party consideration is not valid unless and until done something considerably extra. We know that Hamna was supposed to fix the roof by the 30th, and she still has fixed the roof by the 30th. She's done nothing extra, therefore consideration is not valid. Hence, Umar Khan is not obligated to pay any extra money. Full stop. समझ आई बात? Yes, sir. Guys. Yes. अब इसकी एक्सेप्शन लगाते हैं. However, next paragraph में, however, there is an exception to this general rule
which is set out in the case of William versus Roffey Brothers, where if 2 points are met, then existing duty towards the promisor will become valid, and Umar Khan will have to give the money. What are the two points? Number one, there must be a practical benefit. बताओ, was there any practical benefit, guys? Yes. Yes. What is that? The inauguration. Lucky practical benefit. पहला part pass. There must be no economic duress. बताओ, नेशनल कैलामिटी थी या फिर जबरदस्ती पैसे निकालने की कोशिश की है? बताओ, Natural. राइट? उसने खुद उसे ये तो नहीं बोला आप पैसे दे दो, वरना नहीं दे तो मैं भाग जाऊंगी, मैं नहीं कर रही काम. उसने बोला मैं काम करूंगी, बारिशें हो गई अल्लाह ताला की तरफ से, मेरी गलती थोड़ी है भाई. तो क्या बदमाशी की कोई, नाजायज किया कोई? नहीं. इज देयर एनी इकोनॉमिक ड्यूरेस? ना के देयर इज नन. देयर इज नो इकोनॉमिक ड्यूरेस. दूसरा पॉइंट में पास हो गया. अब जनरल रूल लगेगा, एक्सेप्शन लगेगा? Except जनरल रूल नहीं लगेगा, एक्सेप्शन लगेगा. कंसिडरेशन विल बिकम वैलिड और अब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? yes. लेकिन तो सर अगर अगर मैं इन काम अभी शॉर्ट, भी उसी टाइम पे हाँ खत्म हुआ है तो उसने कुछ कंसिडरेबली एक्स्ट्रा तो नहीं किया, तो व्हाई वुड तो जब भी जनरल रूल में जब भी फेल किया ना, ओके मैं स्टेप बाय स्टेप गया हूँ. एक्सेप्शन कभी भी फौरन नहीं लगाना. पहले जनरल रूल में फेल किया कि नहीं किया? मैंने बोला भाई पहले, अभी आपने सुना होगा, मैंने बोला उसको 30th तक रूफ फिक्स करनी थी, उसने भी 30th तक रूफ फिक्स किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया उसने. अब वो लेबर एक बंदा हायर करे कि 2 लाख बंदा हायर करे, हमारा मसला थोड़ी है. हमने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है 30 तो कंप्लीट करो. 30 तो कंप्लीट कर दिया उसने, पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हम लोग. लेकिन फिर हमने एक्सेप्शन के 2 पॉइंट लगा के पास कर दिए. अगर एक्सेप्शन के पॉइंट जब भी पास होते हैं तो जनरल रूल नहीं लगता, एक्सेप्शन लगता है, और एक्सेप्शन के थ्रू फिर वैलिड किया हमने उसको. करेक्ट? ओके यस अब ये हमारा हो गया एग्जिस्टिंग ड्यूटी वर्सेस प्रोमिसर. अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग ड्यूटी अंडर द लॉ. अब बाकी सबके कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, बट वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर लॉ कर दिया इन लोगों ने. अब ये बड़ा सिंपल है, मेरी बात सुनो. एग्जिस्टिंग ड्यूटी अंडर द लॉ, हम ना क्या लिखते रहते हैं. ओके चलो. अच्छा, एग्जिस्टिंग ड्यूटी अंडर द लॉ. एग्जिस्टिंग ड्यूटी अंडर द लॉ का मतलब क्या होता है? बोलते हैं जहां लॉ, पार्लियामेंट, स्टैट्यूट या कोई भी, जहां पर लॉ ने आपके ऊपर एक ड्यूटी लगाई है कोई काम करने की और आपने वही काम किया, तो आपको लॉ ने अगर उमर खान को बोला है कि फलां काम करो, कोई भी काम करने को बोला है, और मैंने वही काम किया जो लॉ ने मुझे ऑलरेडी बोला है करने को, तो उस काम के मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता. अगर मांगूंगा तो क्या बोलेंगे उसको? एग्जिस्टिंग ड्यूटी अंडर द लॉ. यहाँ पर 2 केस आए, ग्लासफोर्ड वर्सेस ग्लैमरगैन केस एंड वॉर्ड वर्सेस बायहैम. लॉर्ड वर्सेस बायहैम एंड ग्लासफोर्ड वर्सेस ग्लैमरगैन केस 2 केस हैं जो क्या बोलते हैं कि वेयर अ पर्सन इज ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग अंडर द लॉ एंड इफ दे आस्क फॉर एन एडिशनल अमाउंट फॉर इट, then this will be known as execution duty under the law, and unless and until done something considerably extra, consideration is not valid. जब तक उन्होंने लॉ ने जो उनको काम बोला है उससे बढ़ करके कोई काम नहीं करते हैं, तब तक कि उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे. I'll give you an example. For example, आपने यहाँ पे क्लास ली, आप नीचे निकली बिल्डिंग के, एक बंदा आया, आपका फोन पे बात करी थी, ड्राइवर को बुला रही थी, एक बंदे ने फोन छीना और भाग रहा है. चोर चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा, फोन को चोरी कर रहा है. सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ है आपका, आपने पुलिस वाले को बोला भाई चोर चोरी कर रहा है, जाओ पकड़ के लेकर आओ चोर को. पुलिस ने बोला बहुत गर्मी है, रोजा है, मैं नहीं जा रहा. आपने कहा 500 रुपये निकाले, आपने बोला अगर तुम चोर को पकड़ के लाए आई विल गिव यू दिस 500 रुपीज. उसने कहा डन. पुलिस वाला भागा, चोर को पकड़ा, फोन लेकर आया, चोर को जेल में डाला, फोन आपको पकड़ा दिया. आपने वादा क्या किया था? चोर को पकड़ोगे, फोन दोगे, 500 रुपये दूंगी. उसने चोर को पकड़ा, फोन दिया, बोलता है 500 रुपये दो. आपने क्या बोलना है उसको? भाई यूके का लॉ क्या बोलता है कि अगर क्या आप एक पुलिस वाले हो और आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है तो आपको अपने हाथ से उसको रोकना पड़ेगा. अगर हाथ से उसको रोक सकते हैं तो फिर बैकअप बुलाओ. बताओ, वॉज दिस पुलिस वाला अंडर एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी बाय द लॉ टू गो गेट द थीफ? यस. Is he doing anything extra? No. तो valid, not valid? Not valid. पैसे देने नहीं देने? नहीं देने भाई.
क्लियर है यहाँ तक बात? लेकिन सिनारियो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यही बंदा ऑफ ड्यूटी होता या वेकेशन पे होता, अब वेकेशन पे ऑफ ड्यूटी बंदा है तो फिर उसकी कोई ऑब्लिगेशन है बंदे को पकड़ने की? फिर कोई ऑब्लिगेशन ही No. नहीं है। फिर नहीं। पकड़ के लाना है कि नहीं लाना? फिर पकड़ के नहीं लाना। फिर अगर वो पकड़ के लाता है तो ही डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, फिर पैसे देने पड़ेंगे। नहीं बात। वॉर वर्सेस बैन केस के अंदर क्या हुआ सुनना। होता क्या था, देयर वाज अ कपल, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, एंड दे हैड एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब देयर वाज अ चाइल्ड विदाउट मैरिज। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बच्चा हो गया। अब उनका ब्रेकअप शेकअप भी हो गया, ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो जो बॉयफ्रेंड था, जो बच्चा हो गया था, उसने अपने नेबर को पकड़ा दिया और नेबर को बोला था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखा करो, मैं तुमको वीकली पैसे दिया करूंगा। तो जो उसकी माँ थी बच्चे की, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो आ गई। वो बोलते तुमने अपने बराबर वालों को, नेबर को दिया हुआ है बच्चा, तुम मुझे दे दो, ये बच्चा मेरा बच्चा है, मैं ऐसा ख्याल रखूंगी भाई, तुम बदले में हर हफ्ते मुझे 1 पाउंड दे देना। उसने बोला डन, उसने बच्चा दे दिया। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गाय एंड द गर्ल? यस। Yes. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? कि उसने बोला है कि यू, अच्छा, उसने, बंदे ने क्या बोला है कि इफ यू कीप माई चाइल्ड हैप्पी आई विल गिव यू 1 पाउंड पर मंथ। तो बंदे की ऑब्लिगेशन क्या है? 1 पाउंड देना। लड़की की ऑब्लिगेशन क्या है? टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड टू कीप द चाइल्ड हैप्पी, खुश रखो बच्चे को। तो औरत ने बड़ा उसका ख्याल रखा है, एडिशनल अपनी एफर्ट लगाए, बच्चे को खुश रखा, ख्याल रखा। जब पैसे देने की बारी आई तो बंदे ने पैसा नहीं दिया। उसने सू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बंदे को, भाई आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस गाय एंड ही सपोज्ड टू गिव मी 1 पाउंड इफ आई कीप माय चाइल्ड हैप्पी, ही इज नॉट गिविंग इट टू मी। अब बंदे के वकील ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया। क्या आर्गुमेंट दिया? यूके का लॉ बोलता है कि इफ यू हैव बिकम अ मदर देन यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। कि अगर क्या आप एक माँ बन चुके हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने बच्चे का ख्याल रखने की। तो उसने बोला ये माँ है इस बच्चे की, इसने ख्याल रखा, तो कोई इसने बढ़ के काम किया या उसने वही काम किया जो लॉ ने उसको बोला है? उसने वही काम किया जो लॉ ने उससे बोला है। तो the person, the lady was already under an existing duty to take care of the child. She's doing nothing extra. Therefore, consideration not valid. समझाई बात? लेकिन लड़की की वकील ने भी बड़ा अच्छा लूप होल निकाला। लड़की का वकील बोलता है, लॉ बोलता है टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बट आई हैव केप्ट द चाइल्ड हैप्पी. By keeping the child happy, I have made an additional effort. So am I doing something extra? Yes. Yes. Therefore, consideration valid और 1 पाउंड ले गई। समझे बात नहीं? कोई मैन गर्ल वर्ल्ड टेस्ट नहीं लगा, बस यही है जो पता है, यही है। क्लियर है? और रीजनेबल मैन टेस्ट नहीं होता ना। ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया इज कॉल्ड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रीजनेबल पर्सन। व्हाट इज रीजनेबल मैन टेस्ट? I don't know who taught you contract law before. अच्छा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड बात है, नो, इट इज नॉट अ रीजनेबल मैन, इट इज ऑब्जेक्टिविटी। दो स्टैंडर्ड होते हैं चीजों को जज करने के, एक होता है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड और एक होता है सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। कोर्ट दोनों में से कुछ भी लगा सकता है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मीन्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रीजनेबल पर्सन। सब्जेक्टिव होता है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। बाय द वे आप सबको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप कुछ भी पढ़ते हो ना, उसमें बंदे का अपना सब्जेक्टिव बिलीफ को टेक इनटू अकाउंट नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लगाते हैं, चीजों को ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से देखते हैं। ठीक है, चलो। ऑलराइट, अच्छा, एग्जिस्टिंग अंडर द लॉ एंड टुवर्ड्स प्रॉमिस, और समझ आ गया? अब करते Yes, हैं yes. एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू पे डेट। एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू पे डेट, इसमें क्या होता है? पेनल्स केस निकालता है ये लॉ। सुनना मेरी बात बड़ी गौर से। अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, मैंने हमने से 10 लाख रुपए ले लिए और वापस मैंने किए 5 लाख रुपए, तो ये फुल पेमेंट है कि पार्ट पेमेंट है? Part. पार्ट पेमेंट। तो मुझे बकाया पैसे देने, जो 5 लाख पैसे देने की अभी भी ड्यूटी है मेरे ऊपर या नहीं लगी हुई है? अभी भी ड्यूटी है। तो बोलते हैं जब आप किसी से कर्जा लेते हो तो कर्जे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेट। ठीक है,
तो एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू पे डेट में क्या बोलते हैं कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको पूरा कर्जा वापस करना पड़ेगा, तब आपकी जान छूटेगी। लेकिन अगर आपने पूरे कर्जे से जब तक पूरा कर्जा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट दिया, कम पैसे दिए हैं, तो फुल पेमेंट नहीं होगी बल्कि पार्ट पेमेंट होगी। एंड व्हेन यू डू गिव अ पार्ट पेमेंट, वो बोलते हैं, पिनल्स केस बोलता है पार्ट पेमेंट विल नॉट अमाउंट टू फुल पेमेंट एंड यू वुड स्टिल बी अंडर एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू पे द रिमेनिंग डेट। यानी एक कर्जा लिया है और 10 लाख का, बदले में दिया 5 लाख, तो अभी भी ड्यूटी है बकाया पैसे देने की, एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू पे डेट। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ना। अब इसमें होता क्या है, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन हैं। 3 सिचुएशन के अंदर पार्ट पेमेंट को बोलते हैं फुल पेमेंट हो गई, जाओ, बकाया पैसे देने की जरूरत नहीं है। 3 ऐसी सिचुएशन है जहां बंदे ने सिर्फ पार्ट पेमेंट देनी है और हम पार्ट पेमेंट लेके खुश हो जाते हैं, बोलते हैं पार्ट पेमेंट पूरी पेमेंट के इक्विवेलेंट है, बकाया पैसे देने की ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। जनरल रूल क्या है, पार्ट पेमेंट से फुल पेमेंट नहीं होती, लेकिन इसकी 3 क्या है एक्सेप्शन। 3 सिचुएशन में पार्ट पेमेंट क्या कहलाई जाएंगी, फुल पेमेंट। ये 3 सिचुएशन क्या है? नंबर 1, गिविंग एन ऑब्जेक्ट विद द पार्ट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लोन लिया, मैंने बदले में कितने पैसे दिए, 5 लाख, और 5 लाख कैश थी, तो मैंने क्या बोला, ये मेरा फोन है 5 लाख का, ये फोन ले जाओ। तो माय पार्ट पेमेंट इज पार्ट पेमेंट, बट दिस ऑब्जेक्ट विद द पार्ट पेमेंट विल अमाउंट टू फुल पेमेंट। पार्ट पेमेंट के साथ ऑब्जेक्ट दे दे। अब कोई पूछेगा सर अगर ये फोन 5 लाख का नहीं है, 1 लाख रुपए का है, तो सवाल ये है कि शुड द ऑब्जेक्ट बी ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर द मनी लेफ्ट? नो। So as long as both the parties agree, object will amount to full payment. ये बात समझ आ गई सब लोगों को? Yes. अलीशा, आयशा, एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। आपने देखा है मूवीज के अंदर एक बंदे ने खाना खाया, खाना खा के पैसे नहीं दिए तो क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं, जाओ बर्तन दो, काम करवाते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इफ आई तो मैंने फॉर एग्जांपल आपके फादर से लोन लिया 10 लाख रुपए का, अब मैं बाकी वापस कितने के, सिर्फ 5 लाख, तो ये पार्ट पेमेंट है फुल पेमेंट है? पार्ट पेमेंट है। मैंने कहा बकाया पैसा नहीं है, आपका बेटा एलएलबी पढ़ रहा है, मैं उसको 5 महीने पढ़ा दूं, तो बोलता है डन। तो मैं प्रोवाइडिंग सम सर्विस, इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। तो माय पार्ट पेमेंट इज पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विद माय सर्विस इज फुल पेमेंट। सही बात। उसके बदले में कोई काम कर दिया मैंने आपके लिए कि भाई 10 लाख लिए थे, 5 लाख दे रहा हूँ, बकाया 5 लाख नहीं देता, आपका केस लड़ देता हूँ कोर्ट में, फीस नहीं लूंगा, वो 5 लाख फीस हो गई मेरी। सही बात। ये लास्ट होता है, एक है ऑब्जेक्ट, एक होता है कन्वीनियंस, एक होता है पेमेंट इन एडवांस, प्रोवाइडिंग द पार्ट पेमेंट इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे, फॉर एग्जाम्पल कौन है ये, आयान बासित, अनम्यूट करो। मैंने आयान आपसे लोन लिया 10 लाख रुपए का, वापस, और 10 लाख में आपको वापस करना है 10 महीने में, तो पर मंथ मेरा कितना लोन बनता है? सर लाख रुपए। तो पहले मंथ मुझे कितना पैसा देना है आपको? 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए, टोटल लोन 10 लाख है, राइट? फुल पेमेंट कब होगी? अब 10 लाख रुपए होगी। जी अब सर। आप मुझे पहले महीने में देते, पहले महीने में मुझे आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि उमर असुरन तौर पे तो लाख रुपए देने हैं आपने मुझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 10 महीने पैसे वापस करने हैं, लेकिन मेरे पास ना बड़े पैसों की सख्त जरूरत आ गई है, कुछ करो। तो मैंने क्या बोलना है, मैं आपके लिए डील बनाता हूँ, पहले महीने में आई एम सपोज टू पे यू ओनली 1 लाख, बट आई विल पे यू 5 लाख इन एडवांस, बट देन वेट डन, फिर मैं मजीद पैसा दूंगा इन तुम्हें। तो am I supposed to pay you 5 lakh rupees in the first month? I know I'm not, right? So me giving 5 lakh rupees all at once is payment in advance. 5 lakh rupees is full payment, part payment, part payment. But giving it in advance is a favor to you, and that will be full payment. That is the entire existing duties. अच्छा, लास्ट रहती है existing duty का थर्ड पार्टी। याद है, समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
Faat Qureshi, Fatma Kamran, Ibrahim. You guys are clear? Yes, sir, Umar clear. Ibrahim. Yes, sir. आगे बढ़ता हूं। और सुनना मेरी बात बड़ी गौर से। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, राइट? एग्जिस्टिंग टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। ये जरा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये जरा सुन लेना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं पार्टी ए और मैं मॉक लिमिटेड का सीईओ हूं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? दिस इज, और ये आप हो, हम ना, आप कौन हो? कारपेंटर। हम ना, आप कारपेंटर हो, ठीक है? अब होता क्या है, ये बताता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, ये एक डोर है। अब ये डोर जो है वो टूट गया, ये डोर टूट गया। अब होता क्या है कि हमना जो है यहाँ पे बैठी हुई, वो कारपेंटर है। मैंने हमना को बुलाया, मैंने कहा ये हमना डोर टूट गया है, आप ये डोर ठीक करने के कितने पैसे दोगी? हमना क्या बोलती है, मैं इस डोर ठीक करने के 5,000 पाउंड लूंगी। मैंने कहा डन। तो क्या मेरा और हमना का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस। अब मैं चले गया, हमने इसकी मेजरमेंट ले ली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता है, मुझे और हमना को, करेक्ट? थोड़ी देर बाद मेरा मैनेजर आया। मैनेजर ने बोला, अच्छा वो हमना आप मिल गई यहाँ पर, आपसे ये डोर ठीक करवाना था। हमना चला, पैसे का डबल पैसे कमाती हूँ। मैनेजर बोलता कितने पैसे आप लेंगी इसके? हमने ने बोला आपसे 5,000 रुपये लूंगी। डन। बताओ, मैंने हमना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 5,000 दूंगा, डोर फिक्स करो। यस। मैनेजर ने भी हमने साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 5,000 दूंगा, डोर फिक्स करो। क्या उमर खान ने और मैनेजर 2 लोगों ने एक पार्टी के साथ एग्जैक्टली सेम काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया? यस सर। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मैंने बोला है कि मैं क्या दूंगा, 5,000, आप बदले में क्या करोगी? डोर फिक्स। और ये कौन है? मैनेजर। मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, वो कितने पैसे देगा? 5,000। बदले में क्या आप करोगी? डोर फिक्स। क्या 2 पार्टी के साथ एग्जैक्टली सेम कॉन्ट्रैक्ट बना दिया? यस। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। यहाँ पर एक केस आया, उस केस का नाम है योरीमिडॉन केस। योरीमिडॉन केस क्या बोलता है? बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। जब ये डोर फिक्स करेगी तो ये मुझसे ही पैसे लेगी और ये मैनेजर से ही पैसे लेगी। अब ऐसे का सवाल, अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलोगे? द योरीमिडॉन केस स्टेट्स दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड, देयरफॉर बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड। सिर्फ लॉ बताया, अप्लाई करना है, खत्म। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आपने लॉजिक बतानी है कि बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाई वैलिड। कोई रीजन होगा ना कि दोनों असल में पल्ले पड़ रहा है आपके कि यार एक काम बताओ, उमर खान से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, उमर खान 5,000 देगा, बदले में आप क्या करोगे उमर खान के लिए? व्हाट इज योर कंसिडरेशन टू उमर खान? यू आर फिक्सिंग द डोर, राइट? मैनेजर आपको कितने पैसे दे रहा है? 5,000 रुपए। बदले में आपकी कंसिडरेशन क्या है, आप उसमें क्या करोगी? जी नहीं, डोर तो आप ऑलरेडी उमर खान के लिए फिक्स कर रही हो। तो आपकी कंसिडरेशन इस थर्ड पार्टी को क्या है, जिसके तहत हमने थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किया है। यहां पर सुनना मुश्किल नहीं, आसान है, सुनना। बताओ, पहले उमर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया डोर फिक्स करने का, फिर किस साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? मैनेजर के साथ किया। अगर डोर फिक्स नहीं किया तो उमर खान सू करेगा ब्रीच के लिए और मैनेजर भी सू कर सकता है ब्रीच के लिए, और दोनों आपसे जेब से पैसे निकलवाएंगे, डैमेज निकलवाएंगे। यस। यस अगर मैनेजर के साथ कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं होता तो सिर्फ कौन सू करता? उमर खान। अब क्योंकि अब आपने 2 लोग साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गड़बड़ करी तो आपने दोनों बंदों को हक दे दिया ना अपने आप को सू करने का। आर यू एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू समवन टू सू यू? यस। इसको बोलते हैं एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ क्लेम। नाउ दैट इज योर कंसिडरेशन। आपकी कंसिडरेशन थर्ड पार्टी को क्या है? एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ क्लेम। जब आप किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आप उसको हक देते हैं आप अपने आप को सू करने का, अगर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हुई तो।
और अगर आपने गड़बड़ करी और मैनेजर ने सू किया तो क्या निकलेगा आपके अंदर से? पैसा. So are you exposing yourself to another person to sue him? Exposure to the risk of claim is consideration from your side to a third party. तो मैंने यहाँ पर लॉजिक क्या बताया आपको, सुनना मेरी बात, कि जब दो पार्टीज एक पार्टी को एग्जैक्टली सेम काम का बोले तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग ड्यू टुवर्ड्स थर्ड पार्टी बोलते हैं. बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड. अगर प्रॉब्लम को सॉल्विंग क्वेश्चन आएगा इतनी ही बात लिखनी है. अगर ऐसे का सवाल आ गया इसके ऊपर तो क्या बोलोगे कि द पर्सन गिविंग द सर्विस, उसका जो कंसिडरेशन है टू द फर्स्ट पार्टी इज फिक्सिंग द डोर, उसी कंसिडरेशन टू द सेकंड पार्टी क्या है? एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ क्लेम. बस एक अंग्रेजी में अगर ये बात समझ नहीं आती हो, कंफ्यूज होते हो, तो एक चीज का रट्टा मार लो. क्या रट्टा मारोगे? कि एग्जिस्टिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी इज वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ अ रीजन, and that reason is exposure to the risk of claim. To the first person, what is it? The actual service, and for the second one, it's the exposure to the risk of claim. Okay, and wouldn't this be fraud, like technically? Are we studying in criminal law or contract law? Contract. So we do not talk about it at all. उसकी कोई अहमियत ही नहीं है उन लॉस की, यहाँ पर हम लोग देखते ही नहीं हैं उनके बारे में. Okay. लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया प्रॉमिसरी स्टॉप है, राइट? अभी करें इफ्तार की बात करें? अभी sir. और के बात कर ले प्लीज. Sir, 6 ठीक है. points. एवरीवन सर इफ्तार सर- के बाद कर लें सर, प्लीज. One इफ्तार hour के लगेगा बाद। sir. लग रहा है अभी नहीं सुबह से सर. चौथी क्लास ले रहा हूँ मैं, सर आप ले लिए. सर बहुत सिर्फ रोजा 6 लग रहा है points सर है guys, सिर्फ 6 अफ्तार के points. बाद.